Welcome, friends. In today's session, related with the subject called Business Regulatory Framework, and we are dealing with Unit 3, Indian Contract Act 1872. Special contracts is what we are learning. Our journey is related with special contracts, and the chapter which is in continuation is bailment and pledge. Let's see today's session's question. Define finder of goods. Define finder of goods. Explain the rights and duties of finder of goods. So today a special personality like bailee. What are the rights and duties of bailee we have discussed. In the same sense, there are certain rights and duties of finder of goods. चलते चलते हो सकता है कि आपको कोई चीज़ मिल जाए रास्ते पे से और आप उस चीज़ को अपनी कस्टडी में ले लेते हो, अपने पोजेशन में ले लेते हो सर, तो आपको वहाँ टाइटल मिल जाता है, यू आर कंसिडर एज फाइंडर ऑफ गुड्स। यानी आपको वो चीज़ मिली है, वो चीज़ एक्चुअली आपकी है नहीं, इट्स नॉट योर्स, इट्स समबडी एल्स, लेकिन आपको मिली है तो आप क्या करेंगे, हम क्या करेंगे सर, हम उसको अपनी कस्टडी में ले लेते हैं, अपने पोजेशन में ले लेते हैं, अपने कब्जे में ले लेते हैं सर। तो एक तरीके से हम क्या माने जाएंगे वहाँ पे सर, हमें एक तरीके से गुड्स मिले हैं रास्ते पे से, तो उस गुड्स को, उस प्रॉपर्टी पे आपका वहां तक का थोड़ा सा अधिकार रहेगा, एक तरीके से पोजेशन का अधिकार रहेगा आपके पास। यू हैव द राइट ऑफ पोजेशन ऑफ सर्टेन गुड्स, और वी कैन से राइट ऑफ कस्टडी ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड्स। हो जाता है कभी कभी चलते चलते कुछ मिल जाए रास्ते पे से, तो वो चीज़ को हम उठा लेते हैं, अपनी जेब में रख लेते हैं, नॉर्मली ऐसा करते हैं। कुछ लोग अवॉइड भी करते हैं, नहीं उठाते हैं, डरते हैं कोई तंत्र मंत्र ना किया हो वगैरह वगैरह। चलिए डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं। डेफिनेशन ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स में क्या लिखा है सर। सेक्शन 71 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्लियरली स्टेट्स दैट अ पर्सन हु फाइंड्स गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर and takes them in his custody is subject to the same responsibility as a bailey। यानी बेली की जो ड्यूटीज बनती है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जो लायबिलिटी बनती है, वो सारी की सारी फाइंडर ऑफ गुड्स के ऊपर लागू होती है। फाइंडर ऑफ गुड्स कौन है, मैंने अभी आपको बताया सर। आप मान लीजिए एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो और आपको रास्ते में से कुछ मिल जाता है, कोई भी वैल्यूएबल चीज मिल जाती है, जैसे सोने की अंगूठी मिल जाए, कोई भी ऐसी चीज हो सकता है, कोई किसी का खोया हुआ घोड़ा आपको मिल जाए, या हो सकता है खोया हुआ लॉस्ट डॉग मिल जाए, कोई भी चीज हो सकती है, एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी आपको मिल रही है और आप उसको अपनी कस्टडी में ले, अपने पोजेशन में ले। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, अपनी कस्टडी में ले रहे हैं, तो आपकी ड्यूटी वही बनती है, वो सारी ड्यूटी जो बेली की है, जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बेली की है, एज अ बेली यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड्स। So in simple words, a person who finds some goods which do not belong to him, which do not belong to him, is called finder of goods। जिस व्यक्ति को गुड्स मिलते हैं, उसे गुड्स मिलते हैं, लेकिन वो गुड्स उसके नहीं है, वो चीजें उसकी नहीं है, वो प्रॉपर्टी उसकी नहीं है, तो उस व्यक्ति को हम फाइंडर ऑफ गुड्स का टाइटल दे सकते हैं। इस ड्यूटी टू फाइंड आउट the actual owner and does return the goods to him। उसकी सबसे पहली ड्यूटी यही बनती है कि इसका जो सच्चा मालिक है, ट्रू ओनर है, एक्चुअल ओनर है, उसको सर्च करना है, उसको ढूंढने की कोशिश करनी है, और जो ओनर है उसको ये चीज रिटर्न कर देनी। ही इज सपोज टू रिटर्न द गुड्स। ही इज एंटाइटल्ड टू रिटेन द गुड्स एज अगेंस्ट द होल वर्ल्ड एक्सेप्ट द ट्रू ओनर। उसके पास ये अधिकार भी है कि वो चीज को अपने कब्जे में ले सकता है। इज राइट टू रिटेन द गुड्स, एक तरीके से लियन का अधिकार कह सकते हैं। ओल्ड वर्ल्ड एक्सेप्ट द ट्रू ओनर, एक्सेप्ट द ट्रू, जो ट्रू ओनर है उसको छोड़ के पूरी दुनिया के सामने अधिकार मिलता है फाइंडर ऑफ गुड्स को कि वो चीज अपने कब्जे में रख सकता है। ही इज राइट टू रिटेन द गुड्स। लेकिन अगर सच्चा मालिक मिल जाए, ट्रू ओनर मिल जाए, तो उसे वो चीज रिटर्न कर देनी, फिर आपको अपने कब्जे में नहीं रखनी। Thus, he has to take all the reasonable step, all the necessary steps to find the true owner। ये इसकी पहली ड्यूटी है। आपको जब किसी और व्यक्ति की कोई चीज मिले, तो आपकी पहली ड्यूटी यही बनती है कि आपने उसके ट्रू ओनर को ढूंढना चाहिए। आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं,
और कॉलेज में पढ़ते पढ़ते मान लीजिए क्लास अटेंड हो गए, लेक्चर्स अटेंड हो गए और आप नीचे डाउन स्टेयर्स जा रहे हो, और आप डाउन स्टेयर्स जाते जाते मान लीजिए आपको किसी का पर्स मिल जाए, तो आपने वो पर्स अपनी जेब में नहीं रख लेना। पहले तो आपने अपनी चीज को, आपको ढूंढना, तो आप क्या करेंगे सर, आप जिस पर्टिकुलर जगह पे है वहाँ पे कोई अथॉरिटी है तो उस अथॉरिटी को वो चीज़ रिटर्न कर देनी चाहिए आप। जैसे चाबी मिली हो कभी किसी की बाइक की, तो क्या कर देना चाहिए सर, कॉलेज में जो ऑथोराइज्ड पर्सन है, यानी कि मान लीजिए ऑफिस है, तो ऑफिस पे जाके आप वो की जमा कर दीजिए। जो उसका ओनर होगा ढूंढता ढूंढता 100% वहाँ ऑफिस में आके इंक्वायरी करेगा ही करेगा। तो इस तरीके से आपने अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए। व्हाट आर द राइट्स ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स, क्या अधिकार मिलते हैं राइट फाइंडर ऑफ गुड्स को। चलिए देखते हैं व्हाट आर द राइट्स। ये क्वेश्चन में पूछा जाए तो आपको इस तरीके से डिटेल चर्चा करनी होगी। राइट टू पोजेशन, उस चीज को अपने कब्जे में लेने का अधिकार, जो चीज आपको मिलती है। यू हैव द राइट टू टेक द कस्टडी ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड्स, टू टेक द पोजेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड्स। Thus, a person who picks upon the floor of a shop a packet of banknotes accidentally dropped by a stranger is entitled to the possession of notes as against the whole world except one person, and that one person is true owner. आप मान लीजिए बैंक में गए हो और बैंक से जैसे आप बाहर निकल रहे हैं, आपको हो सकता है नोटों की गड्डी मिल जाए। नोटों की गड्डी मिल जाए तो आपने अपनी जेब में नहीं रख लेना है। आपने पूरी कोशिश करनी चाहिए कि ये किस पर्टिकुलर व्यक्ति की, स्ट्रेंजर व्यक्ति, थर्ड पार्टी, हमें पता नहीं, अजनबी है, तो उसको ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। अगर ढूंढना मुश्किल हो जाए तो हम ऑथोराइज की गड्डी मुझे से को कह सकते हैं। अगर कोई आए तो आप मुझे बताना। अभी मैं फिलहाल इसको अपने पास रखता हूँ। यू हैव द राइट ऑफ पोजेशन, आप अपने पास भी रख सकते हैं। आपको ऐसा हो रहा है कि नहीं मैनेजर सही बंदा है, उसको दे देना चाहिए, दे सकते हैं। राइट टू कॉम्पेंसेशन, राइट टू कॉम्पेंसेशन, सेक्शन 168। He has no right to sue the owner for compensation for trouble and expenses voluntarily incurred by him in finding the owner and in preserving the goods found. कॉम्पेंसेशन की रिकवरी करने के लिए जो फाइंडर ऑफ द गुड्स है वो केस नहीं कर सकता है। ही कैन नॉट क्लेम कॉम्पेंसेशन लीगली, मीन्स कोर्ट में जाके कॉम्पेंसेशन क्लेम नहीं किया जा सकता है। कि जो चीज़ आपको मिली हो रास्ते में से, अगर उसको प्रिजर्व करने में आपका कोई खर्चा हुआ, जैसे मान लीजिए घोड़ा मिला है, तो घोड़े घोड़े कोई हवा पे तो जिएंगे नहीं, हॉर्स कोई हवा पे तो जिएगा, उसके पीछे उसका खर्चा लगेगा। फीडिंग एक्सपेंसेस होगा, उसको मेंटेन करने का एक्सपेंसेस होगा, उसके प्रिजर्वेशन का एक्सपेंसेस होगा, उसकी देखरेख का एक्सपेंसेस होगा। तो वो सारे एक्सपेंसेस रिकवर किए जा सकते हैं, लेकिन केस करके रिकवर नहीं किए जा सकते। पहला सिस्टम क्या होगा, पहला फॉर्मेट क्या होगा सर, प्यार से आप क्लेम कर सकते हैं। ओनर मिल जाए तो ओनर को कह सकते हैं भाई मैंने इसको 3 महीने तक संभाला है और मेरा तकरीबन 30,000 का खर्चा हो चुका है, आपको देना चाहिए वो 30,000 एज अ कॉम्पेंसेशन। तो आप ऐसे क्लेम कर सकते हैं। अगर बंदा दे देता है तो ठीक है, अगर नहीं देता है तो आपके पास केस करके आप ये क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन इससे क्लेम करने का दूसरा तरीका है कि यू मस्ट हैव द राइट ऑफ लियन। आप तब तक चीज अपने पास रख लीजिए, करके रिकवरी नहीं कर सकते कॉम्पेंसेशन की, लेकिन अपने कब्जे में उसको रख के आप कर सकते हैं। पोजेशन तो हमारे पास है ना, तो पोजेशन अपने पास रख के आपको जब तक ये कॉम्पेंसेशन नहीं मिले तब तक आप वो चीज अपने पास रख सकते हैं। इस तरीके से रिकवरी हो सकती है। राइट ऑफ लियन, सेक्शन 168। अब राइट ऑफ लियन में जैसे अभी मैंने चर्चा की आपसे कि कॉम्पेंसेशन हम केस फाइल करके रिकवर नहीं कर सकते, लेकिन राइट ऑफ लियन का उपयोग करके हम जरूर कर सकते हैं। चीज को अपने कब्जे में रखो, जब तक आपके कब्जे में रहेगी एज ए फाइंडर ऑफ गुड्स, ओनर आएगा ही आएगा, आपको पैसे देगा ही देगा और चीजें लेके ही जाएगा। अगर नहीं देता है तो ओनर जाएगा केस करेगा आपको, आप पे केस करेगा तो आप तब क्लेम कर सकते हैं भाई मेरे बनती है, दे, उनको बोलो दे दे और ले जाओ। इस तरीके से आप अपनी रकम, आप क्यों केस करेंगे, भले उसको करने दो, ये बात बनती है। तो जब तक हमारे पास पोजीशन होगा उसका, उस चीज का कस्टडी होगी, तब तक हम ये राइट अपने पास रिजर्व रख सकते हैं, राइट ऑफ लियन।
अगर ये हमारे पास है, चीज़ों की कस्टडी है, पोजेशन है, तो हम इस तरीके से कॉम्पेंसेशन क्लेम कर सकते हैं बाय यूजिंग द राइट ऑफ लियन। राइट टू रिवॉर्ड, अब बात आती है पुरस्कार की, इनाम की। डिक्लेयर किया गया हो तो इनाम, डिक्लेयर किया गया हो तो प्राइज, डिक्लेयर किया गया हो तो उसका क्या। यहाँ पे भी 168 सेक्शन ही लागू होता है, पहले चार के अंदर 168 सेक्शन ही आता है। if the true owner has declared some specific reward on the lost goods, a finder may sue the owner for the specific। पहले तीन सिचुएशन में हम केस नहीं कर सकते। पोजेशन हमारे पास है, हम रख सकते हैं। पोजेशन रख के हम क्या कर सकते हैं सर, हम कॉम्पेंसेशन क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, पोजेशन का ही दूसरा नाम हम यूँ भी कह सकते हैं राइट ऑफ लियन, यानी चीज़ आप जब तक अपनी कस्टडी में रखेंगे, अगर कस्टडी में होगी तो आपको कॉम्पेंसेशन मिलने के चांस रहेंगे। अगर आप पोजेशन छोड़ देते हैं तो आपको कॉम्पेंसेशन मिलने से रहा। आपने चीज़ लौटा दी और फिर सामने वाले ने अगर आपको पे नहीं किया आपकी कॉम्पेंसेशन, यानी कि आपके एक्सपेंसेस जो आपने बेयर किए आपको नहीं पे किया गया, तो यू वोंट एबल टू रिकवर बाय फाइलिंग अ केस। ऐसी सिचुएशन। लेकिन पुरस्कार की अगर डिक्लेरेशन की हो, तो कोई इनाम डिक्लेयर किया गया हो तो न्यूज़पेपर में दे दिया हो कि भाई ये हमारा जो है डॉगी अलेक्जेंडर डॉग हमारा खो गया है, ढूंढने वाले को 10,000 इनाम दिया जाएगा, ऐसा डिक्लेरेशन किया गया हो, तो वो 10,000 रुपये आपको 100% मिलने ही वाले हैं, अगर आपने वो चीज़ ढूंढ के उसके ट्रू ओनर को रिटर्न की हो तो। ठीक है, अगर आपने वो चीज़ ढूंढ के उसके सच्चे मालिक को, ट्रू ओनर को रिटर्न की हो, तो आपको वो इनाम मिलना ही चाहिए, आप उसके हकदार हो, यू हैव द राइट टू रिवॉर्ड। इसके लिए आप केस कर सकते हैं। लेकिन कॉम्पेंसेशन रिकवर करने के लिए, तो एक्सपेंसेस अगर आपने बेयर किए हैं उसको रिकवर करने के लिए आप केस फाइल नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, पुरस्कार के लिए अगर कोई इनाम डिक्लेयर किया गया है, कोई प्राइज डिक्लेयर किया गया है, कोई पुरस्कार डिक्लेयर किया गया है, तो उसके लिए आप 100% यू हैव अ राइट टू रिकवर इट बाय फाइलिंग अ केस। आखिरी पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट ऑफ सेल। राइट ऑफ सेल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट ऑफ एनी फाइंडर ऑफ गुड्स, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ों का समावेश होता है, लेकिन इन चीज़ों का ध्यान भी रखना है। 168 में 4 राइट्स देखे हमने, अब हम 169 के अंदर 4 पॉइंट्स की चर्चा। goods has right to sell the goods found by him under the following circumstances। क्या जिसे चीज मिली है, क्या वो उस चीज को बेच सकता है, ये पहला पहला पॉइंट बनता है सर। एक तरीके से कस्टडी में ले लिया, कॉम्पेंसेशन क्लेम किया, लियन का अधिकार है, रिटेन करने का अधिकार है, और उसके बाद राइट ऑफ रिवॉर्ड भी है उसके पास, पुरस्कार अगर डिक्लेयर किया गया है तो वो भी प्राप्त कर सकता है। लेकिन क्या अगर सच्चा मालिक न मिले तो, आपने बहुत कोशिश की लेकिन ट्रू ओनर नहीं मिला, तो अब क्या करें। संभालना आपके बस की बात ना हो, जरूरी नहीं कि हर कोई घोड़ा संभाल पाए, जरूरी नहीं कि हर कोई डॉग को संभाल पाए, जानवर में मुश्किल होता है, एनिमल्स जो होते हैं उनको मुश्किल होता है संभालना, सबके बस की बात। तो वहां पे क्या किया जा सकता है, क्या हम उस चीज को बेच सकते हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। है दूसरे की चीज, ओनर कोई और है, लेकिन फाइंडर ऑफ गुड्स का जो बंदा है उसके पास कस्टडी है, पोजेशन है, क्या उस चीज को बेच सकता है। तो नीचे की 4 सर्कमस्टेंसेस है, सिचुएशंस हैं जहाँ पे उसको ये अधिकार मिलता है कि व्हाट ही कैन से। नंबर 1, वेयर द ओनर कैन नॉट विथ रीजनेबल डिलीजेंस बी फाउंड। आपने पूरी कोशिश की, आपने अपने हिसाब से जितने भी रीजनेबल स्टेप्स लेने चाहिए थे आपने लिए उसके सच्चे मालिक को ढूंढने के लिए, लेकिन उसका ट्रू ओनर, उसका जो रियल मालिक है, रियल ओनर है, वो नहीं मिला। फिर आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, चलिए इस चीज को बेच देते हैं और क्या। दूसरा ऑप्शन है वेयर द, या दूसरी सिचुएशन है जहाँ आप गुड्स को सेल कर सकते हैं, वेयर द ओनर रिफ्यूजेस अपॉन डिमांड टू पे द लॉफुल चार्जेस ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। मालिक मिल गया, बल्ले बल्ले,
ओनर मिल गया, लेकिन जो आपके चार्जेस हो रहे हैं, लीगल चार्जेस जो आप कॉम्पेंसेशन के तौर पे मांग रहे हैं, जो खर्चा हुआ है आपका संभालने में उस चीज को, वो आप जो क्लेम कर रहे हैं लॉफुल चार्जेस, वो ओनर देने से मना कर दे, तो उस सिचुएशन में आप उस चीज को बेच सकते हो, आपका ये अधिकार बन जाता है फॉर द रिकवरी ऑफ लॉफुल चार्जेस। तीसरी सिचुएशन है वेयर द थिंग इज इन डेंजर ऑफ पेरिशिंग और ऑफ लूजिंग द ग्रेटर पार्ट ऑफ इट्स वैल्यू। पेरिसेबल नेचर की कमोडिटी हो, यानी कि शॉर्ट टाइम में वो चीज़ खराब हो जाए, उसकी कुछ वैल्यू ही ना रहे, मीन 100 रुपए की चीज़ मान लीजिए 3 दिन बाद वो चीज़ मान लीजिए 10 रुपए की हो जाएगी, यानी 90% उसमें उसका वैल्यू लेस हो जाए, ऐसी सिचुएशन हो। ये तो एक एग्जाम्पल, यानी मेजोरिटी पार्ट उसका उसका वैल्यू लेस हो जाए या वो चीज़ खराब हो जाए, वैसे स्वरूप की हो, पेरिशिंग नेचर की हो, पेरिशेबल कमोडिटी हो, तो सर वहाँ पे आपको अधिकार मिलता है, आपको वो चीज़ बेच देनी चाहिए, नहीं तो टोटल लॉस ही है, कुछ मिलने वाला नहीं बात। और आखिरी पड़ाव ये है कि वेयर द लॉफुल चार्जेस ऑफ द फाइंडर फॉर प्रिजर्वेशन एंड फाइंडिंग आउट द ओनर अमाउंट्स टू 2/3 ऑफ इट्स वैल्यू। आपने जो खर्चा किया है चीज़ों के पीछे, उसके प्रिजर्वेशन में, उसके फीडिंग चार्जेस में, मेंटेनेंस चार्जेस में, मान लीजिए वो चीज़ 1 लाख की थी और उसके ऊपर आपने 70,000 का खर्चा कर दिया, 70,000 का खर्चा कर दिया आपने, 2/3 से भी ज़्यादा खर्चा हो गया, 2/3 हिस्सा आपने खर्चा कर दिया उस चीज़ के पीछे। अब आप उसको बेचने जाओगे तो आपको उतनी वैल्यू मिलनी भी चाहिए ना, इसलिए आपको डिसाइड कर लेना होगा कि ये चीज़ की वैल्यू, मार्केट वैल्यू 1 लाख रुपए है, एक घोड़े को मैं बेचने जाऊंगा, इसकी मार्केट वैल्यू 1 लाख है और मैं 70,000 का खर्चा 6 महीने के अंदर इसके पीछे कर चुका हूँ, तो मैं ये 70,000 कैसे रिकवर करूँ? मालिक भी नहीं मिल रहा है, या मालिक मिल रहा है तो आपको पे नहीं कर रहा है, मना कर रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं सर? इसको बेच के आपकी रकम को रिकवर कर सकते हैं। बेचने की शर्त तब होगी जब 2/3 वैल्यू, अगर उसकी इतनी वैल्यू आप, इतनी ही वैल्यू का खर्चा आप कर चुके हैं, तब आप उसको बेचने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। अब बात आती है सर ड्यूटीज ऑफ अ फाइंडर ऑफ गुड्स। राइट्स की चर्चा खत्म हुई, अब आ रहा है ड्यूटीज ऑफ अ फाइंडर ऑफ गुड्स। अंडर सेक्शन 71 of the Indian Contract Act, the duties of the finder of the goods are same as those of the bailey। अगर बेली की ड्यूटीज आपने अच्छे से पढ़ी हुई है तो बस ऑलमोस्ट सिमिलर है, वही ड्यूटीज आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, एक आध दो पॉइंट कम होगा तो चलेगा, लेकिन इतने पॉइंट्स जो मैंने यहाँ रखे हैं उतने आपने जरूर लिखने चाहिए। सेक्शन 71 में राइट ऑफ फाइंडर ऑफ सॉरी ड्यूटीज ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स की चर्चा की गई। बेलीज की जो ड्यूटीज होती है वो सारी ड्यूटीज फाइंडर ऑफ गुड्स की है, तो ये कॉमन पॉइंट हो जाएगा, सिमिलर पॉइंट हो जाएगा। तो लेट्स सी व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। पहली ड्यूटी क्या है सर? वही जो बेली की पहली ड्यूटी थी, द फाइंडर मस्ट टेक रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स फाउंड। जो भी चीज आपको मिली है, आपने कस्टडी ली है, तो आपने उसका पूरा पूरा ध्यान रखना है। दूसरे की चीज है लेकिन अपनी चीज समझ के उसका ध्यान रखना है, पूरा ध्यान रखना है। ही मस्ट नॉट पुट द गुड्स फॉर हिज पर्सनल यूज। जैसे ही मान लीजिए सोने की अंगूठी आपको मिल गई है, तो आपने उसको पहन के घूमने नहीं लगना है, आपको उसको प्रिजर्व करना है, संभालना है, यूज नहीं करना है। यूज करने का अधिकार हमारे पास है, चीज किसी और की हम कैसे यूज कर सकते हैं? परमिशन हो तो यूज कर सकते हैं, बिना परमिशन किसी भी यूज। हम किसी से कैलकुलेटर भी लेते हैं तो उससे पहले परमिशन लेके हमें उठाना चाहिए। हमारा तो एग्जाम टाइम में हम आजू बाजू का कैलकुलेटर बिना पूछे ही उठा लेते हैं। ही मस्ट नॉट मिक्स द गुड्स फाउंड विथ हिज ओन गुड्स। आप अपनी चीजों के साथ जो चीज आपको मिली है उसका मिश्रण नहीं करना है, मिक्सिंग नहीं करना है, उसे अलग ही रखना है, कॉमन नहीं बना देना है, आपकी चीजों के साथ उसको मिक्स नहीं करना है। और आखिरी पॉइंट जो बनता है ड्यूटी, वो है इट इज द ड्यूटी ऑफ द फाइंडर ऑफ द गुड्स टू फाइंड द, ये सबसे इम्पोर्टेंट ड्यूटी है, इंपॉर्टेंट ड्यूटी है, फाइंड द ट्रू ओनर, टू फाइंड द रियल ओनर ऑफ द गुड्स। जो सच्चा मालिक है उसको ढूंढने की पूरी कोशिश आपने करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ एट द बर्थडे पार्टी a guest finds a diamond ring and he tells the host and the other guest about it, he has performed his duty to find the owner।
आप किसी पार्टी के अंदर जाते हैं और आपको डायमंड रिंग मिलती है वहाँ पे पार्टी के अंदर, तो आपकी पहली ड्यूटी ये बनती है कि इसकी अनाउंसमेंट की जाए। जिसने ये पार्टी अरेंज की है, जो होस्ट है, उसको आप कह सकते हैं कि भाई अनाउंसमेंट कीजिए। साथ साथ में जो दूसरे गेस्ट है उनके बीच में आपने अनाउंसमेंट कर देनी चाहिए कि भाई मुझे ये हीरे की अंगूठी मिली है, जिस किसी की भी है। आप थोड़ा सा इसका प्रूफ मुझे दीजिए, बताइए, तो मैं आपको ये रिटर्न कर देता हूँ। ऐसी ड्यूटी आपकी बनती है। यू है ही हैज टू परफॉर्म हिज ड्यूटी टू फाइंड द गुड्स। इफ ही इज नॉट एबल टू फाइंड, ही अगर सच्चा मालिक नहीं मिलता है, ट्रू ओनर नहीं मिलता है, फिर ही हैज अ राइट ऑफ पोजीशन, वो चीज़ अपने कस्टडी में रख सकता है एज अ बेल। ध्यान रखना है, यूज़ बिल्कुल नहीं करना है, पर्सनल यूज में नहीं लेना है, पूरी कोशिश करनी है उसके ट्रू ओनर को ढूंढने की।